गाइस वेलकम टू गागी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले टॉपिक आ जाता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारी डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा विजिबल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन में हमको दिखाई देता है। फिर इसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है इनके पास जो है कुछ राइट्स होते हैं, हम उनके बारे में भी अभी बात करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम अपनी इस पूरी कंट्री में या किसी भी सिटी में अगर या फिर रूरल एरिया में घूमेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीपल को जो है मतलब किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, कैसी होती है। लेकिन अगर हम उनके सिम्बॉल्स के बारे में उनके पूछे तो उनके बारे में उनको सब पता होता है। उसके बारे में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो आइडेंटिफाइड होती है सोशल डिवीज़न के बेस पे भी होती है, और इनका जो है मतलब उनका काम क्यों होता है और क्यों नेसेसरी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो वर्क होता है उनको मतलब जो है कंट्री को चलाना होता है, रन द गवर्नमेंट, ये उनका एक मेन फंक्शन हो जाता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी का जो है मीनिंग क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये उनका काम होता है। और इनका जो काम है, जब ये कोई पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हैं सोसाइटी में, तो ये जो है कलेक्टिव गुड की तरह काम करता है, और इसीलिए इनके जो है डिफरेंट गुड्स होते हैं। तो क्या यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सो यू एग्री विथ मी, पार्टीज आर पार्शियल पार्टीशन एंड लीड्स टू पार्टीज डू नथिंग बट डिवाइड पीपल। तो यहाँ पर बोला गया कि पार्टीज़ के कारण जो है पीपल एक एक ग्रुप में ऐसे बढ़ जाते हैं और उनको जो है पार्टीशनशिप में वो लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रॉसरी वर्ड है पार्टीशनशिप, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब होता है पार्टीशनशिप का अ पर्सन हु स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप ऑफ पर्सन और अ फ्रैक्शन। तो यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कम्युनिटी या फिर किसी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन को बिलोंग करता है, उसे हम बोलेंगे पार्टीशनशिप। और ये पार्टीशनशिप इज मार्क बाय अ टेंडेंसी, एबिलिटी एंड साइट टू टेक अ बैलेंस व्यू एंड इशू। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका काम होता है इलेक्शन मतलब कंटेस्ट करना, उसके बाद उनमें इलेक्शन में जीतना, उसके बाद पीपल के लिए मतलब विनिंग जो भी इलेक्शन पार्टी जो भी आती है उनका काम होता है कि पीपल के लिए पॉलिसीज़ बनाए। और पार्टीज जो होती है वो एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन भी शो करती है सोसाइटी में। पार्टीज़ में जो है इन्वॉल्व रहता है पार्टीशनशिप, यानी कि बहुत सारे पीपल किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि कोई पॉलिसी या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिसीज़ बनाती है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट पे मतलब डिपेंड करती है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है वो तीन होते हैं मेन कंपोनेंट, द लीडर, एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स। तो लीडर्स मतलब होता है मेन जो मतलब नेता होता है वो, और जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं मतलब वो हमेशा उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। फॉलोअर्स मतलब जो बिना किसी मतलब के या फिर बिना किसी समझ के जो मतलब एक्टिव मेंबर ने लीडर ने बोला उसी को फॉलो करते रहते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है फंक्शंस क्या होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है वो कंटेस्ट करती है इलेक्शन, दे मेनली कंटेस्ट इलेक्शंस। और जो डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ जो होती है वहाँ पर इलेक्शन मेनली लड़े जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। और यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और अपने किसी पार्टी के एक कैंडिडेट को या फिर रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्शन के ज़रिए। फिर उसके बाद हम वोटिंग के ज़रिए उस किसी एक कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर हमें जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यूएस का, यूएस के जो मेंबर्स होते हैं वो सपोर्टर्स होते हैं किसी एक पार्टी के और चूज़ करते हैं कैंडिडेट, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज होती है। और हमारे इंडिया में भी जो टॉप पार्टी लीडर जो होते हैं वही चूज़ करते हैं कैंडिडेट के लिए कि कौन इलेक्शन में मतलब लड़ेगा। और यूएसए में भी मतलब ऐसा ही रहता है, वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। तो पार्टीज़ का काम होता है कि पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और स्कीम बनाए, और जो भी वोटर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनती है ये उनका काम होता है। और इसके कारण जो है बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़, ओपिनियंस आ सकते हैं, और इसी से पता चलता है कि वो जो है वो सूटेबल है या नहीं है सोसाइटी के लिए।
लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट जो है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाती और डेमोक्रेसी में जो है किसी भी पॉलिसी या फिर स्कीम को बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, जिससे कि ये जो है एक मेजर डिलीब्रेशन का एक प्रोसेस बन जाती है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक रूलिंग पार्टी क्या होती है। तो एक रूलिंग पार्टी होती है मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है और उसके बाद में गवर्नमेंट को चलाती है, तो उसे हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला इसका फंक्शन है पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग। जैसे कि हमारे कंट्री में लॉज जो भी बनते हैं उसे डिबेट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद जो है पीपल की मर्जी के बाद में किसी भी रूल और लॉ को बनाया जाता है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जैसे कि हमें पता है पहले पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, उसके बाद में जीतने के बाद पार्टीज़ ही गवर्नमेंट को चलाती है और सारी जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें वो देखती है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है द पार्टी दैट लॉसेस इलेक्शन प्लेज अ रोल ऑफ अपोजिशन। तो जैसे कि हमें पता है जो भी पार्टीज हार जाती है वो एक अपोजिशन का जो है रोल प्ले करती है। इसके बाद में हम जैसे कि जानते हैं कि पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। तो पार्टी जो रहती है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। जैसे कि पार्टीज़ है लैक्स ऑफ मेंबर्स। पार्टीज़ के जो है बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं जो पूरे कंट्री में फैले हुए होते हैं। और पार्टीज जो है कभी कभी कुछ मूवमेंट्स या फिर कोई रिजोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम के लिए जो पीपल के द्वारा फेस की जा रही है उसके लिए कुछ करते हैं। तो पूरी सोसाइटी जो है मतलब एक क्रिस्टलाइन की जैसे उन इस पर लाइन में पार्टिसिपेट करती है। पार्टी जो है प्रोवाइड करती है पीपल एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए तो उन्हें एक्स्ट्रा गवर्नमेंट मशीनरीज यानी कि उनके पर्सनल जेट्स प्लेन्स मिलते हैं। और इसीलिए जो है पार्टी को जो है मतलब फील क्लोज़र लगता है कि और उन्हें जो है एकदम फुल्ली ट्रस्टेड रखता है। पार्टीज जो है उनमें एक रिस्पॉन्सिव नीड होती है, मतलब पब्लिक डिमांड्स भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो अगले जो इलेक्शन रहते हैं उनमें वो हार जाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाती है नेसेसिटी। तो जो हमको पता है कि बिना मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारी कंट्री नहीं चल सकती, क्योंकि अगर सब लोग ही अपने बारे में बोलने लगेंगे कि हमें ये रूल चाहिए तो ये हो नहीं पाएगा। तो जो नेसेसिटी जो होती है वो अभी बहुत ज़रूरी होती है। तो गवर्नमेंट जो है वो बनती है लेकिन इसकी यूटिलिटी जो है वो अनसर्टेन रहेगी। और इसके बाद में जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव है वही मतलब काउंटेबल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनके लोकेलिटी में, और वही बताते कि अब रिस्पॉन्सिबल वही होंगे और क्या करना है क्या नहीं वही सब बताते। फिर इसके बाद जो है पंचायत और बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट भी जो रहते हैं और वो जो है पैनल में कैंडिडेट्स को बांट देते हैं। और इसी के ज़रिए ये जो नेसेसिटी है हमने ये भी टॉपिक कवर कर लिया है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो जो है हर एक रिप्रेजेंटेटिव की नीड्स को जो है वो गवर्नमेंट फुलफ़िल करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हाउ, कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए और कितनी हमारे पास है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास मोर देन 750 पार्टीज़ जो है वो रजिस्टर है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो मतलब एक्सेप्ट कौन करता है या फिर कौन पावर देता है, तो वो होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो भी हेड रहेगा वही हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिलेक्ट करता है और उन्हें ही नेशनल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी बनाता है। फिर इसके बाद जैसे कि हमने 9th में पढ़ा था वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि चाइना में होती है कम्युनिस्ट पार्टी जो अलाउड करती है रूल को। और इसके अलावा जो लीगल स्पीकिंग जो होती है पीपल की वो फ्री होती है पॉलिटिकल पार्टीज से। ये ऐसा होता है क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है वो फ्री एंड फेयर कंपटीशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। और हम इसे एक वन पार्टी सिस्टम जो है हम ऐसा नहीं बोल सकते कि गुड ऑप्शन है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बीच में कंपटीशन होगा, वो कंप्यूट करेंगे और पीपल के पास मतलब चांस भी होते हैं और ये जो है फेयर चांस होते हैं जीतने के लिए। इन सम कंट्रीज पावर एक्चुअली बिटवीन 2 मेन पार्टीज़, यानी कि 2 मेन पार्टीज़ में होता है, जैसे कि यूएस में ये होता है, यूनाइटेड किंगडम में होता है। और इसमें जो है पीपल के पास चॉइस होती है और हम इसे बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। और इसमें जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। और बहुत सारी जगह में या फिर सेवरल पार्टीज़ जो रहती है वो कम्पीट करती है पावर के लिए, और 2 और मोर देन पार्टीज़ जो रहती है वो रहती है। और इसमें एक रीज़नेबल चांस रहता है
कमिंग टू पावर, और इसमें जो है फ्री एंड फेयर होता है, और इसी को हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। और इंडिया में जो है हमारे पास एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। और जब इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो वेरियस पार्टीज जब एक साथ जुड़ती है, तो जब गवर्नमेंट बनाती है, तो अब हम इसे बोलते हैं कोलिनेशन गवर्नमेंट। और जब बहुत सारी पार्टीज अपने हाथ मिला लेती है, तो मतलब कंटेस्ट इलेक्शन के लिए या फिर पावर को जीतने के लिए, तो हम इसे बोल सकते हैं अलायंस या फिर एक फ्रंट। तो यहाँ पर अब मेन पूछा गया है कि इंडिया में मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में इसलिए है क्योंकि इंडिया जो एक मल्टी लैंग्वेज यानी कि एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, एक मल्टी डाइवर्स, मल्टी रिलीजन और एक सेकुलर कंट्री है। तो इसके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम हो। तो देख लेते हैं नेशनल पार्टीज़ का क्राइटेरिया और कैसे नेशनल पार्टी बन सकती है। तो सबसे पहले जो नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया होता है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री जो एक फेडरल कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री में 2 और मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है और पावर जो शेयर की गई है। उसके बाद जो है हमारी कंट्री में नेशनल पार्टीज़ भी है और स्टेट पार्टीज़ भी है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमें जैसे कि पता है कि सारी जो पार्टीज़ होती है एक कंट्री में, हमारे कंट्री में वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आती है, और इलेक्शन कमीशन ही जो है उन्हें रिकॉग्नाइज़ करते हैं एज अ स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। तो इसके बाद जो हम बात करते हैं कि इनके जो पार्टीज़ के सिंबल्स होते हैं वो हर एक पार्टी की यूनिक सिंबल्स होते हैं, और इनके ऑफिशियल कैंडिडेट्स जो होते हैं पार्टी के, सिर्फ वही इलेक्शन के सिंबल जो यूज़ कर सकते हैं। और पार्टीज़ को जो है कुछ प्रिविलेजेस और स्पेशल फैसिलिटीज़ भी मिलती है जो रिकॉग्नाइज पार्टीज़ होती है इलेक्शन कमीशन के अंडर में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इन पार्टीज़ को बोला जाता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो कुछ डिटेल्स वगैरह और क्राइटेरियाज भी लेते हैं, और प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स भी देखते हैं, और पार्टी को जो है एक ऑर्डर में रिकॉग्नाइज पार्टी बोला जाता है। फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं कि एक पार्टी एटलीस्ट सिक्योर 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। तो एक पार्टी की जो है मतलब 6% वोट होने चाहिए टोटल वोट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसके बाद जो स्टेट में जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 सीट्स उनकी होनी चाहिए। तब जाके इस क्राइटेरिया के बेस पे हम बोल सकते हैं कि वो पार्टी जो एक स्टेट पार्टी है। फिर नेशनल पार्टी के लिए बात कर लेते हैं कि अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी। की जो पार्टी है उसे 6% टोटल वोट्स लोकसभा या फिर असेंबली में होना चाहिए, 4% सीट्स होनी चाहिए, और जो है 4% सीट के साथ साथ तो उस पार्टी को हम रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे एज ए नेशनल पार्टी। तो हमारे कंट्री में जो है 6 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टीज़ है, तो जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया 2023 में। तो सबसे पहले पार्टी आती है आप, यानी कि आम आदमी पार्टी AAP। इस पार्टी को फॉर्म किया गया था 26 नवंबर 2012 को, और इनका जो मतलब आइडियाज़ था वो था एंटी करप्शन मूवमेंट, और इनके आइडियाज़ और इंटरेस्ट के बेस पे मतलब अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस इनके आइडियाज़ थे। और ये लोग जो है सपोर्ट लिया था इन लोगों ने INC का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो अब हम नेक्स्ट पार्टी के बारे में देख लेते हैं, जो है बहुजन समाज पार्टी BSP। ये पार्टी जो है फॉर्म हुई थी 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम इसके मतलब लीडरशिप थे या फाउंडर हम बोल सकते हैं। फिर इसके बाद जो बहुजन समाज जो थे वो मेनली जो है पावर्स के बेसिस पे देखते, जैसे कि ये लोग सपोर्ट करते दलित को, आदिवासी, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। फिर ये जो है इंस्पिरेशन जो है ये फिर टीचिंग जो है फॉलो करते हैं साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियर रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब आम्बेडकर। ये इन लोगों के आइडियाज़ को मेनली फॉलो करते हैं, और इनके आइडियाज़ और इंटरेस्ट पे ये लोग काम करते हैं। और इनका जो मतलब काम है वो है कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल। और ये जो है मेन इनका जो बेस है वो है यूपी में, और इनकी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा कंट्रीज मतलब स्टेट्स में भी इनका है। फॉर्म गवर्नमेंट इन यूपी सेवरल टाइम्स। ये जो है मतलब इनकी मेन बेस जो है यूपी है, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत बार जो है अपना मेन बेस बनाते हुए पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर बहुत बार बन चुके हैं, मतलब नेशनल पार्टीज बन चुके हैं। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी फाउंड हुई थी 1980s में।
और इसे जो मतलब रिवाइव किया गया था भारतीय जनसंघ के द्वारा। और ये पार्टी जो है फॉर्म हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। और ये लोग जो चाहते थे कि जो इंडिया के एंशियंट कल्चर और वैल्यूज़ है उसके बेस पे इस आइडिया पूरे फॉलो किए जाए, और ये जो है एक ह्यूमनिज़म और अंत्योदय के आइडियाज़ पे फॉलो करते हैं। और इनका जो है कल्चर, नेशनलिज्म और हिंदुत्व जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये इसी के बेसिस पे ज़्यादातर हिंदुज़म को फॉलो करते हैं और उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और ये लोग जो है वो चाहते थे कि फुल टेरिटरियल यानी कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो है जम्मू और कश्मीर का इंडिया के साथ हो जाए, और कंट्री जो है इर्रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड बैन रिलीजन कन्वर्सेशन यानी कि रिलीजन कन्वर्सेशन जो है वो सारे बंद हो जाए। और इसलिए ये लोग चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर जो एक साथ में जुड़ जाए इंडिया के साथ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं CPIM। CPIM का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये जो है फाउंड हुई थी 1964 में, और ये आइडियाज़ पे चलती है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के। और ये जो है सपोर्ट करती है सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, और अपोज करते हैं इम्पेरियलिज्म और कम्युनिज्म को। और ये जो है मतलब सारी अच्छी चीज़ों को, डेमोक्रेटिक इलेक्शन सबको ये एक्सेप्ट करती है। लेकिन ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस इनका जो है हम बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल में, केरला, त्रिपुरा, और स्पेशली मतलब जो पीपल पुअर है, पुअर पीपल, फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में ज़्यादा है। और ये जो है पहले भी पावर में थी, और ये जो 34 ईयर तक इन्होंने रूल किया है वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसे पॉपुलरली बोला जाता है कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी। फिर ये जो है ये फाउंड हुई थी 1885 में, और इन पार्टी में जो है मतलब बहुत बार ये पार्टी टूट चुकी है और दूसरे हिस्सों में भी बढ़ चुकी है। जैसे कि ये पार्टी जो एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में। और ये जो है सबसे पहली पार्टी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे पहले जो इंडियन इंडिपेंडेंस में मिली थी हमें, वो जवाहरलाल नेहरू ने ये पार्टी फॉर्म की थी। और ये रूलिंग पार्टी जो है सेंट्रल में रही थी मतलब 1977 से 1980 तक, और उसके बाद भी 1989 तक ये फॉर्म हुई थी। उसके बाद में इसके जो मतलब सोशल डिविजन्स वगैरह हुए थे। और ये जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, यानी कि ये हमेशा सबके न्याय के इसमें बात करती है। उसके बाद में इट्स आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन, ये पार्टी जो है सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। और ये जो है हमेशा एक इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ में आई है, और एक ह्यूमन फेस भी लेती है। इसके बाद में बात करते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, फॉर्म्ड इन जुलाई 2013 अंडर द लीडरशिप ऑफ PA संगमा। NPP मतलब जो थी ये फर्स्ट पार्टी थी नॉर्थ ईस्ट की, और इन लोगों ने जो है एक स्टेटस जो था वो अटेंड कर लिया था एज अ नेशनल पार्टी। ये लोग बिलीव करते थे कि डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री जो है वो रिकॉग्नाइज़ की गई है, और डिफरेंट रीजन्स के जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंट चैलेंज होते थे। इसके बाद में बात कर लेते हैं स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ने स्टेट पार्टीज़ को भी रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। ये जो रहते हैं कॉमनली इन्हें बोला जाता है रीजनल पार्टी। और रीजनल पार्टी जैसे कि हम कुछ स्टेट पार्टीज़ के बारे में बात कर ले, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल, बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, और भी बहुत सारी स्टेट पार्टीज़ है, और या रीजनल पार्टीज़ भी हम इन्हें बोल सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर एक जो है मतलब ये रीजनल पार्टीज़ के बारे में एक पूरा इंडिया का मैप दिया, और यहाँ पर बताया गया कि कौन सी पार्टी कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि कुछ पार्टीज़ के बारे में बोला गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेना चाहिए। फिर इसमें चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि पार्टी में जो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि पार्टीज़ जो है अपने मेंबर जो जो होती है वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा अच्छे से नहीं देती रहती है, या हमेशा जो रेगुलर मीटिंग्स या फिर जो इनके कंडक्शन जो होने चाहिए वो नहीं करते। तो इसके कारण जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उन्हें इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि पार्टी के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। इसके कारण जो इनके डिसीजंस में भी उतने इन्फ्लुएंस नहीं होते, और इसी के कारण जो है एक ये इंटरनल लैक जो है डेमोक्रेसी की इसमें कर जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट चैलेंज होता है डायनेस्टिक सक्सेशन, जैसे कि किसी
अगर लीडर का बेटा है तो वो अपने बेटे को ही अगला लीडर या फिर मतलब वो पार्टी का मेंबर बनाएगा। लेकिन अगर उससे अच्छा कोई मेंबर होगा या एक्टिव मेंबर या फिर फॉलोअर, तो वो भी उनमें मतलब वो एबिलिटी है फिर भी वो बन नहीं पाते हैं और वो उनके ही मतलब डायनेस्टिक सक्सेशन में चलते जाते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें फैमिली मेम्बर्स को मेनली बनाया जाता है, दूसरे मेम्बर्स को चांस नहीं मिलता। थर्ड चैलेंज होता है मनी एंड मसल पावर। तो बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं जो मतलब क्रिमिनल्स रिकॉर्ड उनके होते हैं या फिर बहुत रिच होते हैं, वो करप्शन यूज़ करते हैं या फिर अपने मनी पावर को यूज़ करते हैं, शॉर्टकट टेक्निक्स या ट्रिक्स यूज़ करते हैं ताकि वो इलेक्शन को जीत सके। फोर्थ चैलेंज आ जाता है पावरफुल। ये जो है मतलब एक मीनिंगफुल चॉइस है कि पार्टीज़ जो होती है वो हमेशा बहुत सारी पार्टीज़ आ जाती है या फिर कोई पार्टी जो है उनके पास वो अच्छी पार्टीज़ नहीं होती, तो जो वोटर्स है उनके पास कोई अच्छी मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती, तो वो अपने वोट मतलब ऐसी किसी भी पार्टी को बिना सोचे समझे दे देते हैं या फिर वो अपने वोट देते ही नहीं। तो इसी के कारण ये जो है एक मीनिंगफुल चॉइसेस में आ जाता है। फिर हम देख लेते हैं कि हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी रिफॉर्म, कि इसका रिफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया है ताकि जो MLAs MPs जो है वो अपनी पार्टीज चेंज ना कर सके। तो एक लॉ लाया गया है जिसे हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें बोला गया है कि मतलब कोई भी अगर लीडर है तो वो इलेक्शन के पहले या फिर इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकता है, और इसके कारण उसे जो है मतलब अगर वो गया तो उसकी सीट चली जाएगी और उसे पनिशमेंट मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से वो भी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक और पास किया था कि जो मनी और क्रिमिनल्स के इसमें जो यूज़ किया जाता है पावर वो यूज़ ना की जाए, इसे बोलते हैं एफिडेविट। तो इसमें जो है ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो मेंबर या कैंडिडेट होता है उसे अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स, अकाउंट और मनी के बारे में, बैंक अकाउंट्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और इसमें जो मतलब छानबीन की जाती है, अगर वो उसमें चेक करने के बाद अगर सही नहीं रहा तो उसे फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड के इसमें भेजा जाता है। फिर आ जाता है इलेक्शन कमीशन में, मतलब जो है पार्टीज़ जो है रेगुलर इलेक्शन भी करती है और इसके बाद में इसकी मीटिंग्स भी होती है। और ऐसा एक लॉ बनाना चाहिए कि इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो सारे मेंबर्स तक पहुंचाई जाए, ये भी एक रिफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसमें बोला गया कि इट शुड बी मैंडेटरी कि 1/3 जो नंबर ऑफ टिकट